तो चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 780 किलोमीटर की दूरी को का कुछ हिस्सा कार द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से और शेष दूरी रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय की गई। यदि इस दूरी को पूर्ण करने में कुल 9 घंटे लगे हों तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और वह दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो तरीके से जानना है। पूरा दूरी कितना है वो देखना है। तो पूरा दूरी जो हमारा है ना, उसको अगर आप देखेंगे, समझिए यहाँ ए है, ये बी है। तो ए से लेके बी तक की पूरी दूरी है 780 किलोमीटर। तो ए क्या करता है, यहां से ए से चलना शुरू करता है। मान लो सी तक वो बस से जाता है और सी से बी तक वो रेलगाड़ी से जाता है। कुछ दूरी बस से, कुछ रेलगाड़ी से। तो हम मान लेते हैं कि ये दूरी बस से x किलोमीटर जाता है और सी से बी तक की दूरी वो y किलोमीटर जाता है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ए से चलना शुरू करता है और ये बस से जाता है, यहाँ सी तक पहुंचता है, फिर यहाँ से रेलगाड़ी पकड़ता है, सी से बी तक जाता है। तो मान लेते हैं ए से सी तक की दूरी x है और सी से बी तक की दूरी y है। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, 780 किलोमीटर की दूरी का कुछ हिस्सा कार द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से और शेष दूरी रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय की गई। लास्ट में क्या पूछा है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और वह दूरी तय करने में लगा समय। अब देखिए हमें लास्ट में निकालना क्या है, हमें निकालना है कि सी से बी तक रेलगाड़ी द्वारा, जो सी से बी तक चलता है ना रेलगाड़ी द्वारा, क्योंकि यहाँ तक तो बस से जा रहा है, यहाँ सी से बी तक रेलगाड़ी से जाता है। तो सी से बी तक की दूरी पता करना और सी से बी तक जाने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है वो पता करना। तो ये दो चीज, सी से बी तक की दूरी कितना है, रेलगाड़ी से कितना दूरी चला, और इस सी से बी तक जाने में उसको कितना समय लगा। तो यहाँ देखिए फिर हम मान लेंगे कि माना वो बस द्वारा x किलोमीटर जाता है और रेलगाड़ी द्वारा y किलोमीटर जाता है। इधर देखिए, माना रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर तथा कार द्वारा तय की गई दूरी y किलोमीटर। अब पहली शर्त तो आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि ये दूरी x है, ये y है, तो पूरा मिला के 780 है। तो पहला समीकरण तो आपको समझ में आ गया। देखिए पहला समीकरण क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 780। ये देखिए पहली शर्त से पहला समीकरण बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 780। अब कार द्वारा कौन से स्पीड से जाता है, कौन से वेग से जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से। तो कार द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से कितना समय लगेगा उसको। तो ये समय का सूत्र होता है, आप साइंस में पढ़े, समय बराबर दूरी बटे वेग। अब कार द्वारा वो कितनी दूरी चलता है देखिए, तो कार द्वारा तय की गई दूरी y किलोमीटर, तो दूरी की जगह y, और वेग उसका कितना है, कार द्वारा वेग है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वेग 60। हमें समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे वेग होता है। दूरी है y, कार के लिए दूरी कितना है y, और वेग कितना है 60। तो ये y बटे 60 घंटे लगेंगे। अब हम देखेंगे कि उसको रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी द्वारा उसका स्पीड क्या है, रेलगाड़ी का देखिए, उसका वेग है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से लगा समय। आप चाहे तो यहाँ पे इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप केवल शॉर्ट में लिख सकते हैं, कार द्वारा लगा समय, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय। ये बीच का पार्ट कट कर दो, तो दूरी बटे वेग। अब रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी चलता है, वो रेलगाड़ी द्वारा x किलोमीटर चलता है। तो यहाँ दूरी हो गया x बटे वेग, वेग कितना है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वेग हो गया 100, दूरी x, वेग 100। तो ये कार द्वारा इसको इतना घंटा लगता है y बटे 60 घंटा, और रेलगाड़ी द्वारा उसको x बटे 100 घंटा लगता है। अब वो क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए, यदि इस दूरी को पूर्ण करने में उसको कुल 9 घंटा लगता है, मतलब जितना कार द्वारा टाइम लगा, जितना समय लगा,
और रेलगाड़ी द्वारा जितना समय लगा, दोनों मिला करके कुल कितना घंटा लगता है? 9 घंटे। तो यहाँ पे हम दोनों जोड़ देंगे, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? देखिए 9 घंटे। तो समीकरण बन गया y/60 + x/100 = 9। अब हमें इस समीकरण को सिस्टमेटिक करना है, तो क्या करेंगे? देखिए हमने यहाँ पे हर को समान करने के लिए यहाँ नीचे और ऊपर 10 का गुणा कर दिया और यहाँ पे 6 का गुणा कर दिया। यहाँ 10 का गुणा करेंगे 600 होगा, यहाँ 6 का गुणा करेंगे 600 होगा। पर आप जरूरी नहीं कि मेरे हिसाब से करिए, आप अपना कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। नीचे का गुणा तिर्यक गुणा से कर सकते हैं, या जैसा मैं हर समान करके किया वैसा कर सकते हैं, या आप लसावी विधि से कर सकते हैं। यहाँ का कैलकुलेशन आपका अपना तरीका हो सकता है। मैंने सबसे सिंपल तरीका हर समान करने का बताया है। तो ऊपर भी 10 का गुणा, नीचे भी 10 का गुणा, यहाँ ऊपर भी 10 का गुणा, ऊपर भी 6 का गुणा, नीचे भी 6 का गुणा। इधर कितना हो जाएगा? ये 10y और इधर नीचे 600, इधर 6x और नीचे 600। तो 600 हर समान रहेगा, इसलिए एक ही बार लिखा, यहाँ 9। अभी उधर जाके तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो x वाले पद को पहले लिख देंगे, तो 6x पहले लिखेंगे, 10y बाद में, और इधर जाके गुणा हो जाएगा 9 × 6 = 5400। ये पहला समीकरण बन गया। आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, 2 से भाग देके इसको छोटा कर सकते हैं, मैंने नहीं दिया है, आप दे सकते हैं। अब समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो जैसे ये देखिए 10y है, इधर 10y बनाने के लिए 10 का गुणा करेंगे तो ये 10y बन जाएगा। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10x + 10y बराबर, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 7800। अब ये देखिए यहाँ पे भी 10y, यहाँ पे भी 10y, दोनों समान चिन्ह है, तो घटाने पर तो समीकरण 2 और 3 को घटा देंगे। तो समीकरण 2, ये समीकरण 2, समीकरण 3 घटाने का इधर माइनस कर दिया, मतलब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इधर से 10x में 6x जाएगा तो 4x, 10y कट जाएगा, 7800 में 5400 घटाएंगे तो 2400 आएगा। 4 का गुणा उधर जाके भाग, 4 × 24, x = 600। तो इस तरीके से रेलगाड़ी द्वारा अब y का मान निकाल सकते हो, लेकिन y का मान निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ y का मान नहीं निकाला, क्योंकि हमें केवल x का मान चाहिए। केवल उसने क्वेश्चन पूछा है रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी चलता है, तो हमें बस द्वारा दूरी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकाल लेते हो तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं निकालते हो तो भी चलेगा। जैसे देखिए मैंने नहीं निकाला क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है? x किलोमीटर, x मतलब 600 किलोमीटर। इसका मतलब वो रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी चलता है? 600 किलोमीटर। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 600। अब हमें पता करना है कि उसको कितना समय लगता है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी तो हो गई 600 किलोमीटर, लेकिन अब रेलगाड़ी द्वारा उसको कितना समय लगता है। तो समय बराबर क्या होता है? समय देखो यहाँ निकाला भी है, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय x/100 घंटे। यहाँ देखिए समय क्या हो गया? x/100 घंटे। x का मान हमें पता है 600, तो x का मान 600/100, 0 कट जाएगा तो आएगा 6 घंटे। इस तरीके से एक उत्तर मिल गया कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया? 600 किलोमीटर, और रेलगाड़ी द्वारा लगा समय कितना हो गया? 6 घंटे। यही दो चीज हमसे पूछा था क्वेश्चन। देखिए क्या क्या पूछा था। एक बोला था रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो, और वह दूरी तय करने में कितना समय लगा वो ज्ञात करो। तो हमने पता कर लिया कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर है, और वह दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 6 घंटे लगते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। किसी ट्रैक्टर द्वारा 720 मीटर की दूरी तय करने में उसका अगला पहिया पिछले पहिए की अपेक्षा 120 बार अधिक घूमता है। यदि अगले पहिए का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में उसका अगला पहिया पिछले पहिए की अपेक्षा 20 बार अधिक घूमता है। प्रत्येक पहिए की परिधि ज्ञात करो। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ट्रैक्टर में अगर आप देखें ना तो उसका जो अगला पहिया होता है वो छोटा होता है, और पिछला पहिया जो होता है वो बड़ा होता है। तो ये एक आगे का पहिया हो गया। इसको ये कौन सा पहिया? अगला। और ये कौन सा पहिया है? पिछला। तो अब कंपलसरी ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर तो आपने देखा, ट्रैक्टर बोला तो वही है, अगला पहिया छोटा पिछला बड़ा, लेकिन क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बना हुआ है, उसका टेंशन नहीं लेना। तो
किसी ट्रैक्टर द्वारा 720 मीटर की दूरी, अब हमें एक 720 मीटर की दूरी है, मान लीजिए ए से बी तक कितना दूरी है 720 मीटर। ये 720 मीटर की दूरी उसको, ये जो अगला पहिया है ये भी चलेगा और पिछला पहिया भी चलेगा। तो ये क्या देखता है कि जो अगला पहिया है वो ज्यादा चक्कर लगाएगा, क्योंकि ये देखिए इसकी परिधि छोटी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में अगले पहिए को ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा, और पिछले पहिए को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, कम चक्कर लगाना पड़ेगा। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि अगले पहिए को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा और पिछले पहिए को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, निकालना क्या है, प्रत्येक पहिए की परिधि ज्ञात करो। मतलब हमें ये जो पहिए की परिधि है, परिधि तो सबको मालूम है, ये पूरा एक चक्कर यहाँ से चलना शुरू किया, एक चक्कर घूम गए तो परिधि बोलेंगे, और फिर इसमें भी वही यहाँ से चलना शुरू किया, जहां से चलना शुरू किया वहीं पहुंच गए, एक चक्कर, परिधि का मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी। तो परिधि निकालने के लिए हम अगर उसकी त्रिज्या पता चल जाए तो हम परिधि आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिए, माना एक एक पॉइंट ध्यान से समझिए, माना अगले पहिए की परिधि अगले पहिए की त्रिज्या R1 है और पिछले पहिए की त्रिज्या R2 है। तो 2 है तो ध्यान रखिए, अगले पहिए की त्रिज्या, ये जो पिछले पहिए की त्रिज्या है उसको R1 मान लिया, और ये पिछले वाले पहिए की त्रिज्या को R2 मान लिया। तो इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2। ये पहली लाइन समझ में आ गई, अगले पहिए की त्रिज्या R1, पिछले पहिए की त्रिज्या R2। अगले पहिए की परिधि, तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। परिधि का सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये वृत्ताकार होता है ना पहिया, तो वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि का सूत्र, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो अगले पहिए की परिधि कितनी हो जाएगी, अगले पहिए की परिधि हो जाएगी 2πr की जगह पे R1, और पिछले पहिए की परिधि क्या हो जाएगी 2πr की जगह पे R2। तो अगले पहिए की परिधि पता चल गई 2πr1 और पिछले पहिए की परिधि पता चल गई 2πr2। अब हम पता करेंगे कि अगला पहिया जो है वो कितने चक्कर लगाएगा, यहां से यहां तक 720 मीटर चलने में अगला पहिया कितना चक्कर लगाएगा। यहाँ पे कुल दूरी दी गई है आपको, तो अगले पहिए की चक्करों की संख्या कुल दूरी बटे परिधि, क्योंकि एक चक्कर में वो कितना चलेगा, एक चक्कर में अपने परिधि की बराबर चलेगा, फिर दूसरे चक्कर में फिर परिधि के बराबर, तो पूरा 720 मीटर है, तो 720 मीटर में उसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 720 कुल दूरी में पहिए की परिधि का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो अगले पहिए के चक्करों की संख्या कुल दूरी बटे परिधि, और वही सेम फॉर्मूला पिछले पहिए के चक्करों की संख्या, कितना चक्कर पिछला पहिया लगाएगा, कुल दूरी बटे परिधि। कुल दूरी तो दोनों के लिए उतना ही है, क्योंकि दोनों 720 मीटर चलते हैं, तो कुल दूरी दोनों के लिए 720। देखो दूरी सेम है, पर परिधि यहाँ अलग है, अगले पहिए की परिधि 2πr1 और पिछले पहिए की परिधि 2πr2। अब हमें पता चल गया कि कितना चक्कर लगाएगा। देखिए इतना चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है इतना, तो अगला पहिया इतने चक्कर लगाता है और पिछला पहिया इतना चक्कर लगाता है। अब ध्यान से पहली शर्त पढ़िए, अगला पहिया 720 मीटर दूरी तय करने में अगला पहिया पिछले पहिए की अपेक्षा 120 बार अधिक घूमता है। मतलब अधिक घूमता है मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस। तो देखिए ध्यान से देखना क्या बोला है, अगला पहिया, तो पहले हम अगले पहिए के चक्करों की संख्या देखेंगे। अगले पहिए के चक्करों की संख्या बराबर पिछले पहिए से 120 ज्यादा, तो पिछले पहिए के चक्करों की संख्या से 120 ज्यादा प्लस 120। वैसे आप 30 बच्चे हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर चाहे तो बोल सकते हैं कि दोनों के चक्करों में कितने का अंतर है, 120 का अंतर है। तो आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए बराबर 120। अब ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए
ये अगले पहिए के चक्रों की संख्या है, पिछले पहिए के चक्रों की संख्या। और अगला पहिया छोटा है तो ज्यादा चक्कर लगाएगा, मतलब ये ज्यादा बड़ी संख्या है। और पिछला पहिया बड़ा है तो उसके चक्कर कम होंगे, मतलब ये चक्करों की संख्या कम है। ये चक्करों की संख्या ज्यादा रहेगी और ये चक्करों की संख्या कम रहेगी, मतलब ये छोटी संख्या है, सॉरी ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या, क्योंकि ये ज्यादा चक्कर लगा रहे हैं मतलब बड़ी संख्या, ये कम चक्कर लगा रहे हैं मतलब छोटी संख्या। तो ये हो गया पहली शर्त। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा मैंने किया है। अब जरूरी नहीं कि आप मेरी तरह से कैलकुलेशन करें, आप अपना मैथमेटिकल रूल से आप अपना अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने जैसा किया वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इधर देखिए, ये यहाँ से 2 से इसको काट देंगे तो ऊपर 360 आएगा, यहाँ पे भी 2 से काट देंगे तो ऊपर 360 आएगा। तो समझ गया, ये 2 से काटेंगे 360, ये 2 से काटेंगे 360। और यहाँ पाई का मान 22/7 रख दिया R1। यहाँ पे भी पाई का मान 22 ये 2 कट चुका है, 2 कट चुका है ऊपर, तभी 360 आया। तो यहाँ पाई बचेगा, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, ये R1 R2 120 वैसे लिख दिया। अब ये 22/7 है, 22/7 गुणे में जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा। देखिए 7 ऊपर 22 अपनी जगह रहेगा, तो 360 ऊपर 7 चला गया, गुणे 7/22 R1। सेम चीज यहाँ पे ये 7 ऊपर चला जाएगा, 360 गुणे 7/22 R2। इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो यहाँ 180 आएगा। 2 से इसको काटेंगे तो नीचे 11 आएगा। देखिए 2 से काटेंगे नीचे 11, और 2 से इधर काटेंगे 180 आएगा। 180 का 7 से गुणा करेंगे 1260। सेम चीज यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे तो नीचे 11 आएगा, और इधर 2 से काटेंगे 180 आएगा। 180 में 7 का गुणा करेंगे 1260। इधर 120 है, तो क्योंकि सबके हर में 11-11 आ रहा है, इसलिए इसके हर में भी 11 लाने के लिए मैंने ऊपर भी 11 का गुणा, नीचे भी। अगर आप इसको काटेंगे तो आपका मान बदलेगा नहीं, लेकिन हर समान हो गया। अब हर जगह का 11 कट गया। अब कैसे कट गया, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो देख लो। आप एक काम कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे गुणे 11 ये वाला स्टेप मत करो, यही स्टेप ऐसे रहने दो और लिख दो दोनों पक्षों में 11 का गुणा करने पर। तो जब 11 का गुणा करोगे तो इधर का 11 कट जाएगा, इधर का 11 कट जाएगा, और 120 में 11 का गुणा हो जाएगा। ये भी तरीका है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे सबका हर समान करके काट दिया है। आप चाहे तो तरीका मैंने बता दिया, इसको ऐसे ही रहने दो 120 को, और फिर एक स्टेप यहाँ बढ़ा के लिखो दोनों पक्षों में 11 का गुणा करने पर। तो यहाँ पे 11 का गुणा होगा तो 11 कटेगा, तो 1260/R1 आएगा। यहाँ 11 का गुणा होगा तो 11 कटेगा, 1260/R2 आएगा। और यहाँ 11 का गुणा होगा तो 120 में 11 का गुणा होगा तो 1320 आएगा। अब इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस इधर आके माइनस। अब यहाँ पे देखिए तो सब 20 से कट जाएंगे, इसलिए दोनों पक्षों में हमने 20 से भाग देने पर लिखा है। तो ये भी 20 से कटेगा, ये भी 20 से कटेगा, ये भी 20 से कटेगा। इसमें 20 का भाग देंगे तो 63 आएगा, इसमें 20 का भाग देंगे 63 आएगा, इसमें 20 से भाग देंगे तो 66 आएगा। इस तरीके से ये पहला समीकरण हमारा प्राप्त हो जाता है, 63/R1 माइनस 63/R2 इक्वल टू 66। अब आगे जरा समझिए, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि अगर पहिए का व्यास दुगुना कर दिया जाए। कौन से पहिए का? अगले पहिए का। अगले पहिए की त्रिज्या क्या थी? R1, तो व्यास क्या होगा? व्यास त्रिज्या का दुगुना हो जाएगा, तो व्यास 2R1 हो जाएगा। इधर देखिए, अगले पहिए का व्यास क्या हो जाएगा? 2R1। क्यों हुआ 2R1? समझा? क्योंकि अगले पहिए की त्रिज्या R1 है तो व्यास उसका दुगुना होता है। तो अगर त्रिज्या R1 है तो व्यास कितना हो जाएगा? 2R1। तो दुगुना करने पर अगले पहिए का व्यास, अब देखिए व्यास कितना है? 2R1 है। अब बोल रहा है कि अगले पहिए का व्यास दुगुना कर दो, मतलब बढ़ा दो, बड़ा कर दो। तो ये देखिए, पहले व्यास 2R1 था, उसका भी दुगुना कर दिया, तो 2R1 का दुगुना करेंगे तो 4R1। तो यहाँ जरा कंफ्यूज मत होना। पहले हमने अगले पहिए की त्रिज्या R1 है तो अगले पहिए का व्यास पता किया तो 2R1। अब इस 2R1 को, जो व्यास है अगले पहिए का व्यास कितना है? 2R1 है, उसका डबल करना है, उसका दुगुना करना है। क्या बोला उसने? अगले पहिए का जो व्यास है उसको दुगुना करो, त्रिज्या को दुगुना नहीं करना, व्यास को दुगुना करना। तो पहले व्यास निकालेंगे फिर उसका दुगुना करेंगे। तो हमने व्यास निकाला और फिर उसका दुगुना कर दिया, तो 2 दूना 4, 4R1 हो जाएगा। तो अगले पहिए का व्यास कितना हो गया? 4R1। तो अगले पहिए की नई त्रिज्या आपको पता चल गई। नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2R1, क्योंकि व्यास बटे 2 होती है, तो 4R1/2 तो 2R1।
मतलब अगले पहिए की त्रिज्या, पहले क्या थी अगले पहिए की त्रिज्या, पहले अगले पहिए की त्रिज्या R1 थी, अब थोड़ा बड़ा कर दिया और अगले पहिए की त्रिज्या 2R1 कर दिया। तो अगले पहिए की त्रिज्या 2R1 हो गई, तो अगला पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो फिर चक्करों की संख्या निकालना है। फिर चक्करों की संख्या का वही सूत्र है, देखिए कुल दूरी बटे परिधि। तो कुल दूरी तो 720 है, कुल दूरी 720 बटे परिधि, परिधि कितना है 2 पाई r। तो 2 पाई r, अब नई त्रिज्या लेना है। नई त्रिज्या क्या है, r की जगह पे कितना है 2r1। यही जरा समझ लेना कि अगले पहिए, जो नया वाला पहिया आया है उसके चक्करों की संख्या। तो कुल दूरी 720 बटे परिधि, परिधि कितना होता है 2 पाई और r का मान हमें यहाँ पे रखना है। तो r का मान रखेंगे तो यहाँ से देखिए ये जो नई त्रिज्या वो रखेंगे, तो नई त्रिज्या कितना है 2r1। तो नई त्रिज्या हमने रख दिया यहाँ पे 2r1। अब यहाँ से देखिए हमने इसको काटा है, ये 2 दूना 4 होगा, 4 से 720 को काट देंगे तो 180 आएगा और यहाँ बचेगा कितना पाई r1। देख लीजिए 2 दूना 4, 4 से 720 को काटेंगे 180 और यहाँ बचेगा कितना पाई r1। अब इसमें ये पाई का मान हमें रखना है 22/7। तो 22/7 का ऊपर 7 ऊपर जाएगा और नीचे 22। अब इसको हमने 2 से काट दिया, 2 से नीचे काटेंगे तो 11 आएगा, 2 से ऊपर काटेंगे तो 90 आएगा, 90 में 7 का गुणा करेंगे तो 630, 9 630 बटे यहाँ 11 r1 आएगा। और पिछले पहिए के चक्करों की संख्या, पिछले पहिए में कोई चेंज नहीं करना है। पिछले पहिए में जो था ना 720 बटे 2 पाई r2 वो वही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं करना है क्योंकि उसकी त्रिज्या को नहीं बढ़ाया गया, उसके व्यास को नहीं बढ़ाया गया। तो देखो वही रहेगा, केवल हमने यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे तो 360 और पाई की जगह 22/7, 7 ऊपर जाएगा बटे 22 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से 2 से काटेंगे तो 180, 180 में 7 का गुणा करेंगे 1260 बटे 11। तो अब क्या बोल रहा है, अब दूसरी शर्त देखिए, तो दूसरी शर्त में बोल रहा है कि पिछले पहिए की अपेक्षा 20 बार अधिक घूमता है। पहले कितना बार अधिक घूमता था 120। अब जब ये जो पहला वाला पहिया है, आगे वाला पहिया है, उसके व्यास को बढ़ा दिया तब वो केवल 20 बार अधिक घूमता है। तो यहाँ पे दूसरी शर्त से देखिए कि अगले पहिए के चक्करों की संख्या, ये इतना चक्कर है ध्यान रखना, ये भी क्या है चक्कर। तो पहले पहिए के चक्करों की संख्या बराबर पिछले पहिए के चक्करों की संख्या, उससे 20 ज्यादा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखिए सब में 10 का भाग जाएगा। पहले तो ये 11 है तो 11 से गुणा करने पे करेंगे तो यहाँ 11 का गुणा 11 कट जाएगा 630 बटे r1, यहाँ 11 कट जाएगा 1260 बटे r2 और यहाँ 11 का गुणा हो जाएगा 220। मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस है, इधर आके माइनस, तो ये आपका इधर आके माइनस हो गया और सब में 10 से भाग जा रहा है, सब में 10 से भाग दे दिया और इस तरीके से हमारा ये समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 समीकरण हमारा बना है, एक समीकरण 2 और ये समीकरण 1, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, वही जैसा तरीका है, 1/r1 को m मानेंगे, 1/r2 को n मानेंगे। तो ये 63m माइनस 63n इक्वल टू 66 बनेगा और ये 63m माइनस 126n इक्वल टू 22 बनेगा। ये देखिए ये हमारा 2 समीकरण बन गया। इन दोनों समीकरणों को हल करना इजीली हल कर सकते हैं। प्लस प्लस देखिए 63m गुणांक समान है तो केवल घटाने पर लिख दिया। इस तरीके से n का मान मिला। अब ये जो n का मान है उसको आप समीकरण 3 या 4 में किसी में भी रख सकते हैं। हमने 3 में रखा है n का मान और ये देखिए n की जगह हमने 44/63 रखा है। 63 कट जाएगा 44 आएगा, उधर जाके प्लस करेंगे और ये बटे में आएगा तो m का मान मिलेगा। फिर m की जगह 1/r1 रखेंगे, तिरिया गुणा करके सॉल्व करेंगे तो r1 या उल्टा कर दो, r1 बटे 1 मतलब r1 तो इसको भी उल्टा कर दो, 63/100 है। ऐसे यहाँ से n की जगह 1/r2 रखेंगे तो r2 का मिल जाएगा। अब ये जो r1 और r2 का मान आया ये त्रिज्या है, पर हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में निकालना है प्रत्येक पहिए की परिधि। तो हमने यहाँ पे लास्ट में निकाल लिया परिधि। अगले पहिए की परिधि 2 पाई r1, 2 पाई का मान 22/7, r1 का मान देखिए यहाँ से, r1 का मान कितना है 63/110, ये हो गया 63/110। इसको हम काटेंगे तो आएगा 3.6 मीटर और पिछले पहिए का 2 पाई r2, तो 2 पाई का मान 22/7, r2 का मान देखिए यहाँ से, r2 का मान कितना है 63/44, इसको यहाँ पे रख देंगे 63/44।
इसको भी काटेंगे तो आएगा 9 मीटर। इस तरीके से अगले पहिए की परिधि कितना आ गई 3.6 मीटर तथा पिछले पहिए की परिधि कितना आ गई 9 मीटर। और इसमें ध्यान रखना कि आपके गाइड में एक क्वेश्चन है लेकिन वहां पे आंसर दिया है 3 मीटर और 4 मीटर, ये आंसर गलत है। आंसर ये सही है 3.6 मीटर और 9 मीटर, ये आपका आंसर सही है।